मुझे ये मालूम हुआ कि शहर में साढ़े 15 साल में कोरोना का प्रकोप पूरा बढ़ गया है और कुछ मोहल्ले इसकी, खासकर दड़ोग मोहल्ला, वो बिल्कुल इसकी चपेट में आया है, जिसकी वजह से कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। ये सच है कि कोरोना अपने आप में ऐसी बीमारी है जिससे हर किसी को डर लगता है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको एक सोशल स्टिग्मा ना बनाइए। किन कारणों से ये संक्रमण ज़्यादा हुआ है वो शायद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए थे समाज के लेवल पर, व्यक्ति के लेवल पर, वो नहीं लिए गए। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये बीमारी कब हुई। हमें ये नहीं सोचना कि भाई जैसे मच्छर काटेगा तभी बीमारी हुई। ये मच्छर से काटने वाली बीमारी नहीं है, या किसी और से हम ये कहेंगे ये काटने वाली बीमारी है, या कहीं से वो दिखेगा कि इसने संक्रमण इससे हुआ, तो वो बातें नहीं है। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इससे किसी तरह का भय का माहौल नहीं होना चाहिए। हाँ, चिंतनीय जरूर है कि आखिर कोताही हुई तो कहाँ हुई, और कोताही जो मैं कहूँगा वो यही है कि जो एक हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सामाजिक दूरी की बात करते हैं, या सफाई की बात करते हैं, हाथ धोने की बात करते हैं, या घड़ी घड़ी मुंह के साथ, फेस के साथ हाथ नहीं लगाने की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई व्यक्तिगत लेवल पे। सिर्फ होम क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं था कि जो जिसको कहा गया वो सिर्फ वो घर में जाके बैठ जाए। उसके साथ साथ जो एहतियात लेनी चाहिए थी वो लोगों ने नहीं ली। हुआ ये कि लोग घर में चले गए, अपने फैमिली में उसी तरह बैठे थे जैसे पहले बैठते थे, उसी तरह से लोगों से उन्हें मिलना जुलना वो सब कुछ रखा गया। अगर इन चीज़ों पे हम लोगों ने, हम सब, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ, अगर हमने इसमें से थोड़ी सी भी इस बारे में अगर हमने सोचा होता और इसका पालना की होती तो शायद ये इस लेवल पे नहीं फैलता। दूसरी बात है साथ के साथ वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये वही लेबोरेटरी है, वही लोग काम करने वाले हैं, वही रीजेंट्स काम इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले थे। जब नेगेटिव आ रही थी, जब रिपोर्टें नेगेटिव थी, तब किसी ने नहीं कहा कि जी नहीं जी ये जो है ये क्रेडिबल नहीं। अब जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी है जितनी नेगेटिव की थी। और ये ना सोचे कि ये सिर्फ चंबा में ही हो रही है, मेरी बाकी और जगह में भी विभागाध्यक्ष से, जो खासकर माइक्रोबायोलॉजी वालों से, उनसे बात हुई, और इवन पीजीआई में भी मेरी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई फ़ोन पे। तो सब चीज़ें देखने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो ये यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। और बीच में दरअसल ये बुलाने का जो ये था मकसद, वो ये था कि मुझे 2 दिन पहले किसी का फ़ोन आया, दड़ोह मोहल्ले से ही आया, किसी का, सज्जन का। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे क्या सीटी वैल्यू मिल सकती है। तो खैर मेरे लिए ये एक खुशी की भी बात थी
कि भाई लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए अवेयर हैं, उनको जानकारी है। तो फिर मैंने उन्हें ये बताया, मैंने कहा देखिए हम जो भी रिजल्ट आपको दे रहे हैं वो ये सब चीज़ें हम सोच विचार के ही करते हैं, सिटी वैल्यू को भी सोच के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ का वो नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा, कहते हैं ठीक है कि लोगों को आप पे थोड़ा विश्वास है कि आप जो भी कहेंगे वो ठीक कहेंगे, तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, और निष्पक्ष होके, अस्पताल का इंचार्ज होने या मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज होने के नाते से नहीं, मैं एक जनरली अपने अपने एक स्वभाव है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भाई जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। हमने बीच में लेबोरेटरी बंद भी की, डिकंटामिनेशन भी जो कुछ था सब कुछ वो किया, डीफोगिंग की, जो कुछ हम अपने लेवल पे एहतियात पे कर सकते थे वो हमने सब चीज़ें की हैं। उसके बाद ही दोबारा ये टेस्ट फिर शुरू किए गए, और उसमें भी अभी जैसे पता आपको 14 केसेस भी पॉजिटिव आए हैं। तो इतना जरूर कहूँगा कि ये जो भी टेस्ट हो रहे हैं उस पर ऐसे नहीं है कि हम बिना सोचे समझे उसके रिजल्ट्स दे रहे हैं, और हमें ये भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारी सोच रहे हैं। लेकिन मैं समाज से या चंबा के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भैया इसको एक सोशल स्टिग्मा ना बनाइए, जैसे बाकी बीमारी है वैसे ये बीमारी है, और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग 80-85% जो मरीज हैं वो तो उनमें पता ही नहीं होता, उनमें लक्षण ही नहीं होते। तो उसमें तो सिर्फ ये है कि अगर हम थोड़े से आइसोलेशन में ख्याल करें, क्वारंटीन जिसको कहते हैं, तो इलाज की भी जरूरत नहीं। बाकी हाँ, इसमें सिर्फ इस चीज का ख्याल जरूरी है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या किडनी के पेशेंट, किडनी रीनल फेलियर जिसको बोलते हैं, या जिनमें दमा है, या जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो 65 साल से उम्र ऊपर हैं, हाइपरटेंशन है, या श्वास की और बीमारियां हैं, ऐसे ऐसे जो मरीज हैं ये बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो इनमें बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये लोग जो है ये और भी ज़्यादा एहतियात रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो अपनी सफाई का वो भी ख्याल रखना है, और अपने डाइट का भी ख्याल रखना है। तो अगर हम ये छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर इसकी तरफ हम थोड़ा सा केंद्रित हो जाएं, तो शायद हम इस बीमारी को बहुत हद तक काबू कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कई बार हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली पे भी चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो साधन है, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। क्योंकि आज की डेट में जो स्थान भरे गए हैं वो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल के ऐसे हैं कि जहाँ पे जिनका कि हॉस्पिटल के साथ कोई वास्ता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के साथ तो उनका है कंसर्न, लेकिन जिनका हॉस्पिटल के साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो लोगों को ये लगता है कि जी लगभग हमारे पास इस वक्त 95 डॉक्टर हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी चल रही है। तो जब हमारे पास डेफिशिएंसी चल रही है, वर्कलोड बहुत है, तो उसमें थोड़ा सा हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा कि यार नहीं, अगर थोड़े से डॉक्टर्स रखे हो जाए तो वो बेटर है। क्योंकि मुश्किल ये आ रही है, अब देखिए जैसे मैं आपको गायनी डिपार्टमेंट में बताऊँ तो हमारे पास 2 ही डॉक्टर हैं, और इसको अगर हम बाकी कॉलेज के साथ वो करें तो कहाँ पे 70-80 हैं डॉक्टर, कहाँ पे 60 डॉक्टर हैं एक ही डिपार्टमेंट में, गायनी में। तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ की तो बात और है। हाँ, मैं इसके साथ साथ अपने डॉक्टर्स को भी ये कहूँगा कि वो जो कन्वे करने का उनका वो है, उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली होकर वो बात करें कि नहीं, कि क्योंकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में यहाँ लगभग हर रोज 3-4 ऑपरेशन हो रहे हैं, हर रोज 10-12 डिलीवरीज हो रही हैं। तो काम है, वर्कलोड है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक डॉक्टर वो दिन रात लगा रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। ऐसी स्टेज भी थी जब एक ही डॉक्टर थे, तब भी प्रॉब्लम्स थी। अब बड़े मुश्किल से दूसरे डॉक्टर आए हुए, तो थोड़ा सा
अगर उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगी, अगर ये डिस्करेजमेंट होगी तो फिर कहीं ये ना कल को ये भी छोड़ जाए, फिर हमारे लिए मुश्किलें और ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप देखिए जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आपके 50 डॉक्टर्स सिर्फ मेडिकल कॉलेज में, और इसके साथ साथ जो आप बाकी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें भी डॉक्टर्स हैं, उसमें भी गायनकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर उनमें इतना ज़्यादा वो है तो हमारा चंबा, तो हम तो ये चाहेंगे, ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कोशिश ये है, सरकार से आपको अवगत कराया जाता है टाइम एंड अगेन कि नहीं जी हमें थोड़ा सा यहाँ के लिए सोचिए, ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की बात अलग है, हमारी एक ये बुनियादी ज़रूरत है जिसको पूरा करना चाहिए। लेकिन जब तक वो सब चीज़ें नहीं होती है तब तक थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा तसल्ली रख के वो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है डॉक्टर्स को रिटेन करना। आज की डेट ये आ गई, ये हालत हो गई है कि ये तो सोचिए कि यहाँ पे रेगुलर डॉक्टर्स आए हैं, अगर ये रेगुलर डॉक्टर्स नहीं आए होते, अगर पुराने अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले होते तो शायद कोई ना टिका होता आज के डेट में। वो इसलिए क्योंकि आज की आप कहीं कोई स्टेट ले लीजिए, हर स्टेट में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उन सब में रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को देख के देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए भले ही हमारे पास रेगुलर डॉक्टर भी आए हैं, तो हालत ये है कि जैसे एम्स बिलासपुर का है तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ भी 60-70% लोगों ने अप्लाई किया हुआ, हालांकि वो NOC नहीं उनको मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन वही बात है अब जम्मू है, वहाँ में भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ, यहाँ से NOC नहीं है। लेकिन अगर ये स्थिति रहेगी, अगर आप इतना प्रेशर उस पर रखेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कमी ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम धीरज रखेंगे तो कुछ चीज़ें वो ठीक होंगी। और अगर हम ये बोलें कि नहीं जी आपको सीधी वो चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो हम कर पाएंगे। अभी तक हमारे पास 2 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं कोविड-19 की। एक हम RT-PCR करते हैं और एक TrueNet करते हैं। TrueNet में अभी तक हमने 500 टेस्ट किए हैं, उसमें वो 9 या 10 पॉजिटिव आए हैं। RT-PCR में हमने करीब 8,000 के करीब 7,800 के करीब टेस्ट कर चुके हैं और सिर्फ उसमें 150 पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट बड़ा ज़्यादा है, सिर्फ 8,000 में सिर्फ 150 पॉजिटिव आना कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है 8,000 टेस्ट किए। तो ये हमने 15 जून के करीब शुरू किया था, 1 करोड़ इस पर हमने कर चुके हैं। और उसके बाद ये हमने टेस्टिंग फैसिलिटी की, हमने ट्रेनिंग भी दी है। यहाँ पे अपने स्टाफ ट्रेनिंग करने के लिए बाहर भी गए हुए थे, PGI से ट्रेन होके आए हुए हैं, उन्होंने फिर आगे ट्रेनिंग दी है। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है उनकी और प्रॉपर एडिक्वेट है, उनका सारी फैसिलिटी उनके पास एडिक्वेट है। दूसरा मैं एक ये शेयर करना चाहता हूँ कि MCA के हिसाब से हमारे मेडिकल कॉलेज में 208 रिक्वायरमेंट है और जो सैंक्शन कोर्स हैं, लेकिन सिर्फ जो डॉक्टर्स जो हैं वो 94 या 98 के करीब है। और उसमें भी मैक्सिमम जो है नॉन क्लिनिकल वाले हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर को पढ़ाने के लिए होते हैं। जो क्लिनिकल हमारे पास है, जो जैसे मेडिसिन गायनी पहले नंबर पे बोलना चाहूंगा, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट जो होता है, वहां पे सिर्फ एक डॉक्टर है हमारे पास। आप किसी भी मेडिकल में जाओगे तो आप कम से कम 30-40 वहां मिलेंगे आपको। कुछ MD स्टूडेंट होते हैं, कुछ मिला के। लेकिन अच्छा गायनिकोलॉजिस्ट हमारे पास 2 हैं सिर्फ। आप टांडा में 50 या 60 के करीब हैं। और आप प्राइवेट बाद में प्राइवेट क्लिनिक्स बड़ी होती हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट 1 या 2 होगी, वहां पे अंदर नहीं हुआ। जैसे हमीरपुर नया मेडिकल है, वो भी हमारे जैसा नया मेडिकल है, 7-8 अंदर गायनिकोलॉजिस्ट हैं और बाहर हर जगह प्राइवेट जो क्लिनिशियन मिलते हैं वहां पे। तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे पास सारा लोड जो है हमारे मेडिकल कॉलेज का है। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप एक गवर्नमेंट के ऊपर, हमने प्रिंसिपल सर ने भी काफी कुछ लिखा है और बताया हुआ गवर्नमेंट को, आप भी बोले ताकि जनता को फायदा ये हो कि वो डॉक्टर हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर है। गवर्नमेंट ने 50,000 रुपया उनको ज्यादा दिया, उसके बावजूद भी हमारे पास डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। बार बार हम इंटरव्यू लेते हैं, सर जाते हैं इंटरव्यू लेने, उनको सिलेक्ट करवाते हैं, लेकिन आते नहीं। पहले कहते हैं आ जाए, हम उनको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं आ रहे। सो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इवन कांगड़ा से जो डॉक्टर है वो आना नहीं चाहते। कांगड़ा के बड़े डॉक्टरों को मैं जानता हूं जो कहते हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन हम टांडा नहीं आए, यहाँ चंबा नहीं आए। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सारी जनता को समझनी चाहिए और ये आपके माध्यम से ऊपर तक जा सकती है। आप सारे अगर ये करें, कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में चंबा एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बन सकता है।
NBCC की फिर आपको बता दें। बाकी जहाँ तक नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात है, तो आपको तो पता है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी उसमें NBCC हमने हायर की हुई है। NBCC ने आगे टेंडर भी कर दिए और टेंडर करने के बाद वो वर्क अवार्ड भी कर दिया। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएगा। वो लोग आ चुके हैं, हमने उसको देख लिया और उसमें वो कुछ ट्रीज वगैरह थे, कटने थे, कुछ ट्रीज ऑलरेडी कट गए हैं। तो शायद मेरे ख्याल 100 के लगभग और पेड़ हैं जो कटने हैं। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको अप्लाई किया हुआ है। तो उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जैसे आपको जानते हैं कि CCC, तो जो ये कोविड सेंटर है बालू है हमारा, लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है। इसी तरह कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये पेशेंट, जैसे डाइट है तो पेशेंट ये बंद है, ये संक्रमित लोग रखे गए हैं। लेकिन जो मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ दोबारा से कि हमारा अफेक्टिव क्वारंटीन नहीं रही। मान लीजिए ये पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर लक्षण नहीं है तो इनको इन सेंटर्स में रखने का सिर्फ मतलब ये एक आइसोलेशन करना, अलग थलग करना, ताकि ये बाकी लोगों में ना फैले। तो यही चीज़ घर पे भी हो सकती है, बहुत हद तक करनी हो सकती है। अच्छा, पहली बात। अब रहा दूसरी बात, वो ये है कि जो लक्षण वाले मरीज हैं, तो अब इसमें लक्षण दो तरह के हैं, जिसमें छोटे मोटे लक्षण हैं, जैसे जैसे जुकाम है, बुखार है या गले में खराश है। तो उन चीज़ों में क्या है कि एक तो ये है कि इसमें बहुत कम मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और आम मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी हमें ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डॉक्टर्स देख रहे हैं जहाँ जहाँ कभी जरूरत पड़ी है। लेकिन ऐसा, चलो अभी तक खुशकिस्मती है कि यहाँ ऐसे केस नहीं आए हैं कि जिसमें हम ये कहें कि उनको एडमिट करना पड़े और एडमिट करने के बाद किसी में अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। हाँ, हमारे पास इस वक्त 15 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं और वो दोनों तरह के हैं। एक बाईपैप बोलते हैं, वो भी है, और दूसरे कन्वेंशनल भी है। तो वो इंतजाम हमारे यहाँ, और एक आइसोलेशन वार्ड है उसमें है। तो मतलब है कि अगर किसी खुदा न खास्ता कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए और इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ जाए या उसको वेंटिलेटर पर डालना है, तो वो इंतजाम हमारे पास है। उसके बाद का राज, क्योंकि धर्मशाला जो हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल, उसको इसके लिए चिन्हित किया गया हुआ है। इसमें मेरी और हमें जो डिफरेंस है वो यही आता है कि अगर हम सिर्फ सरकार की तरफ देखेंगे तो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई खाने के लिए कि जी कोई दूसरा आदमी आके खिलाएगा, तो वो नहीं। वही बात इसमें, अगर हम बेसिक चीज़ों पे चलेंगे कि भैया आपको सेल्फ आइसोलेशन करनी है, वो करनी है। अगर आप सेल्फ आइसोलेशन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें हर एक को अपने व्यक्तिगत लेवल पे करनी पड़नी है।